कभी वो कहते हैं हमने 700 साल तक इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, कभी वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो, तो कभी वो कहते हैं कि हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। कभी वो भारत माता की जय बोलने से इनकार कर देते हैं, तो कभी वो कहते हैं कि जिस लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वो लाल किला हमारा है। कभी इनके मंचों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और ये सुनकर नीचे खड़े इनके समर्थक तालियां बजाते हैं। हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इनकी जुबान से जहर ही निकलता है। आखिर इतना जहर इनके अंदर आया कहां से? मैं बात कर रहा हूं ओवैसी खानदान की, जिसके 2 चश्मो चिराग और उनका एक चेला आए दिन इस देश में जहरीले बीज बोते रहते हैं। दरअसल जहर की खेती करने का ओवैसी खानदान का पुराना इतिहास है। आज हम इसी इतिहास और ओवैसी भाइयों के डीएनए को बेनकाब करेंगे। ओवैसी बंधुओं के जहरीले सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा सा इतिहास के झरोखे में झांकना जरूरी है। ये वो खिड़कियां हैं जिन्हें अक्सर आम हिंदुस्तानियों के लिए बंद ही रखा गया है। तो आइए इतिहास की खिड़की खोलते हैं और जानते हैं कि ओवैसियों का डीएनए क्या है। बात 1927 की है। हैदराबाद में निज़ाम की सलाह पर एक दल बनाया गया जिसका नाम रखा गया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM। ओवैसी इसी MIM की कोख से निकली AIMIM के अध्यक्ष हैं। खैर जानते हैं कि 1927 में इस MIM का मकसद क्या था। हैदराबाद रियासत का पूरी तरह से इस्लामीकरण करने के लिए कट्टरपंथी MIM का गठन हुआ था। जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर MIM ने हैदराबाद में पाकिस्तान के विचार को इतना खाद पानी दिया कि एक दिन ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी समस्या बन गया। तो ये हुई MIM की पाकिस्तान परस्त विचारधारा की बात। लेकिन इसकी असली खूनी करतूतों की कहानी शुरू होती है 1944 में, जब इस MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथों में आती है। MIM की कमान लेते ही कासिम रिजवी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में सबसे कट्टरपंथी खूनी नेता के तौर पर दर्ज हो गया। सबसे पहले उसने MIM में अपने रजाकारों को भरना शुरू किया। रजाकार यानी हथियारबंद मुसलमानों की वो सेना जो हैदराबाद को आज़ाद मुल्क बनाए रखने या फिर पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए हिंसा का सहारा लेती थी। रजाकार एक कट्टर इस्लामी समूह था और इसे यह गुमान था कि मुसलमान हिंदुओं पर हुकूमत करने के लिए बने हैं और इस देश में एक दिन इस्लामी शासन वापस आएगा। करीब 2 लाख रजाकारों की सेना, जिसमें ज़्यादातर MIM के कार्यकर्ता थे, इन्होंने हैदराबाद रियासत में करीब 2 लाख हिंदुओं की हत्या की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पूरा की पूरा देश आज़ाद हो गया था तब हैदराबाद रियासत में रहने वाले हिंदुओं को जजिया कर देना पड़ता था। जी हाँ, मुगलिया दौर का यह जजिया कर 1947 के दौर में MIM के कार्यकर्ता हिंदुओं से वसूलते थे। इतना ही नहीं, हैदराबाद के इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों पर आए दिन हमला होता और हिंदू यात्रियों की हत्याएं भी की जाती और ये सब करते थे MIM के कार्यकर्ता। वही MIM जिसका नाम आज AIMIM है और इसके नेता हैं असद उद्दीन ओवैसी। खैर जब सरदार पटेल ने देखा कि MIM और रजाकारों के सरगना कासिम रिजवी की वजह से हैदराबाद हाथ से निकल सकता है, तो उन्होंने सितंबर 1948 में हैदराबाद पर हमला बोल दिया और ऑपरेशन पोलो के तहत रजाकारों की सेना महज 5 दिन में ढेर हो गई। इसके तत्काल बाद कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी साल MIM पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कासिम रिजवी के पाकिस्तानी सपने और उसका घमंड एक झटके में फना हो गया। कासिम रिजवी को अपने मुसलमान होने का कितना अभिमान था, इसका उल्लेख एक किताब में मिलता है। इस किताब के लेखक मोहम्मद हैदर ने लिखा है कि जब उन्होंने कासिम रिजवी से ये पूछा कि आखिर ये कहाँ तक सही है कि हैदराबाद रियासत के 20% मुसलमान बाकी 80% हिंदुओं पर राज करें, तो इस सवाल पर घमंडी कासिम रिजवी ने कहा कि हैदराबाद में हम मुसलमान भले ही 20% हैं, लेकिन हमारे निज़ाम ने यहाँ 200 साल तक राज किया है और इसका एक ही मतलब है कि हम मुसलमान सिर्फ राज करने के लिए ही बने हैं और देखना एक दिन ऐसा भी आएगा जब मुसलमान इस पूरे देश पर राज करेंगे। वहीं PB काठे अपनी किताब मराठवाड़ा अंडर द निज़ाम्स के पेज नंबर 75 पर लिखते हैं कि कासिम रिजवी की एक ही सोच थी कि मुसलमान हिंदुओं को गुलाम बनाकर रखें। क्या आपको नहीं लगता कि MIM वाले कासिम रिजवी वाली ये सोच AIMIM वाले ओवैसी से काफ़ी मिलती जुलती है? अब चलिए 10 साल और आगे। 1957 में नेहरू सरकार ने गद्दार कासिम रिजवी को रिहा कर दिया। कासिम रिजवी का भारत में अब कोई रहनुमा नहीं बचा था,
तो उसने अपने आकाओं के जरिए पाकिस्तान में शरण मांगी, जो उसे मिल गई। पाकिस्तान जाने से ठीक एक दिन पहले उसने MIM की बैठक बुलाई और अपने पाकिस्तान जाने के फैसले के बारे में अपने साथियों को बताया। इस बैठक में सवाल उठा कि अब मजलिस यानी MIM की कमान किसे सौंपी जाए। तो कासिम रिजवी ने अपने एक युवा साथी जो वकील थे उनका नाम सुझाया, जिसका नाम था अब्दुल वाहिद ओवैसी। जी हाँ, वही अब्दुल वाहिद ओवैसी जो आज के ओवैसी साहब के दादा जान थे। कासिम रिजवी तो 15 जनवरी 1970 को कराची में गुमनामी की मौत मर गया, लेकिन ओवैसी का खानदान हैदराबाद में बरगद का पेड़ बन गया। 1957-58 में अब्दुल वाहिद ओवैसी ने MIM की कमान लेने के बाद सिर्फ एक बदलाव किया। गद्दार कासिम रिजवी की MIM के आगे अब्दुल वाहिद ओवैसी ने ऑल इंडिया शब्द लगा दिया और इस तरह बन गई आज की पार्टी AIMIM। लेकिन नाम बदलने से क्या होता है? MIM की कोख से AIMIM का जन्म हुआ, आखिर उसका DNA कैसे बदलता? ठीक वैसे ही अब्दुल वाहिद ओवैसी के DNA उनके पोते असदुद्दीन ओवैसी की रगों में दौड़ रहे हैं। आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को इतने भड़काऊ भाषण देने की ट्रेनिंग कहां से मिली? तो इसका जवाब भी वही है, इनका DNA। दरअसल इन दोनों भाइयों के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को जहरीले भाषण देने के आरोप में 14 मार्च 1958 को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दादा ओवैसी पर भड़काऊ भाषण, दंगा फैलाने, गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के तहत मुकदमा चला और उन्हें 11 महीने तक आंध्र प्रदेश के चंचलगुड़ा जेल में कैद में रहना पड़ा। यानी जहरीले भाषण देना इस ओवैसी बंधुओं की खानदानी रवायत रही है। बहरहाल जब हैदराबाद में आप ओवैसी खानदान के किसी चश्मो चिराग से AIMIM का इतिहास पूछेंगे या उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि AIMIM की नींव अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 1958 में रखी थी और किन्हीं राजनीतिक कारणों और मुसलमानों की आवाज़ उठाने के जुर्म में 11 महीने की उन्हें जेल हो गई। लेकिन ये सफ़ेद झूठ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवैसी के दादा जान अब्दुल वाहिद को हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में जेल हुई थी। अब देखिए, ये ओवैसी भाई अपना काला इतिहास बताने में कितना शर्माते हैं, या यूं कहिए कि बेहद चालाकी के साथ दुनिया को अंधेरे में रखना चाहते हैं। जब आप AIMIM की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि इसमें कासिम रिजवी और उसके रजाकारों के हिंसक कारनामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ओवैसी बंधुओं ने अपनी पार्टी की वेबसाइट से अपने बाप दादाओं का 1948 से 1957 तक का इतिहास गायब कर दिया है। पिछले दिनों मुसलमानों के लिए ओवैसी ने कहा था कि हम यहां पर बराबर के शहरी हैं, किराएदार नहीं बल्कि हिस्सेदार हैं। इस मुद्दे पर देश के बाकी मुसलमानों की बात बाद में करेंगे, लेकिन जहां तक ओवैसी साहब की बात है तो वो शर्तिया इस देश में किराएदार हैं। जी हां, 100% किराएदार। वो क्या है ना ओवैसी साहब? आपके दादा जान अब्दुल वाहिद ओवैसी ने 73 साल पहले ही अपने हिस्से की जमीन मांग ली थी और हमने वो दे भी दी थी। पूरे 8,82,000 स्क्वायर किलोमीटर का प्लॉट दिया था, जिसमें नदियां थी, हरियाली थी, उपजाऊ खेत खलियान थे। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग वाला ये प्लॉट एकदम हाईवे का कॉर्नर का प्लॉट था, जहां से एक रास्ता मध्य एशिया, एक रास्ता मध्य पूर्व एशिया, एक रास्ता चीन की तरफ जाता था। और इस प्लॉट के साउथ में सी फेसिंग थी, यानी कराची से दिखने वाला अरब सागर। बोले तो एकदम मौके का प्लॉट। इसके बाद भी आप वहां जाकर नहीं बसे तो हम क्या करें? आपके प्लॉट पर लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी के गुंडों ने कब्जा कर लिया, तो इसमें हमारा क्या कसूर? इसलिए ओवैसी साहब अगली बार कौन किराएदार है और कौन हिस्सेदार है, ये बताने से पहले ये पता करना कि आपके मरहूम दादा जान और आपकी पार्टी MIM ने हिस्सेदारी में क्या मांगा था। लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, मर कर लेंगे पाकिस्तान। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।